हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में एबीएफएम के इम्पॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पहला कि अ कंपनी का कुछ डेटा आपको दिया है। इस डेटा की हेल्प से आपको अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारा डेटा हम लोग यूज़ करेंगे और लास्ट में हम लोग ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अर्निंग पर शेयर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें वो फॉर्मूले की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद कंपनी का कितना प्रॉफिट बचा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया गया यहाँ पे दोस्तों 1 लाख। तो ये वैल्यू आप सीधे पुट कर सकते हैं 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है यहाँ पे 1 लाख है। अब हमें जो सॉल्व करना है वो है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो इतना सारा डेटा आपको दिया है इसकी हेल्प से आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें दिया है सेल्स, यानी कंपनी ने 120 लाख का सामान बेचा, इतने की सेल्स की है। सेकेंड आता है वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड आता है फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है। अगर ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा कंपनी तो ज़्यादा खर्चा आएगा, कम बनाएगा तो कम खर्चा आएगा। उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऐसी चीज़ जो वेरी करेगी, जो बदलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर कंपनी ज़्यादा यूनिट्स बनाएगी तो ज़्यादा देर तक मशीन चलेगा, जितना ज़्यादा देर तक मशीन चलेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। तो ये कौन सी कॉस्ट है, ये है वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही एक होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट उस कॉस्ट को बोला जाता है जो फिक्स रहती है, चाहे आप मशीन चलाए ना चलाए ये खर्च आपका फिर भी आएगा। जैसे कि रेंट, कंपनी ने एक फैक्ट्री रेंट पे ली है, अब आप चाहे कंपनी ओपन करें या ना ओपन करें, मशीन चलाए ना चलाए, कुछ भी काम करे ना करे, फिर भी आपको रेंट पूरा देना है। तो ये होती है दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स है, जो बदलेगी नहीं। ठीक है, रेंट या आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप सैलरी पे करते हैं, तो आपने एम्प्लॉयज़ रखे उनको सैलरी देना है, चाहे वो काम करे ना करे, सैलरी आप फिर भी पे कर रहे हैं। तो सैलरी क्या हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया गया 65%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है सेल्स का 65%। तो वेरिएबल कॉस्ट हम सॉल्व करेंगे 65% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है आपकी 120 लाख। तो हम 120 लाख का 65% सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 78 लैक्स। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया इसका 78 लैक्स आ गया। फिक्स कॉस्ट कितना दिया गया 18 लैक्स। अब हमें पहले सॉल्व करना है कॉन्ट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कीजिए तो जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो सेल कितने की है हमने 120 की, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया हमारा 78। 120 में से 78 को माइनस करना रहेगा, ये आ जाएगा 42 लैक्स। तो 42 लैक्स क्या हो गया कंट्रीब्यूशंस। अब अगला हमें सॉल्व करना है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन। जो आपने अभी कंट्रीब्यूशन सॉल्व किया, इस कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स कॉस्ट को माइनस करना रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन आप अभी आपने कितना सॉल्व किया था 42 लैक्स। उस 42 लैक्स में से फिक्स कॉस्ट कितना दिया आपको 18 लैक्स, इसे माइनस करना रहेगा। तो माइनस करके कितना आएगा ये 24 लैक्स। तो 24 लैक्स क्या आ गया EBIT, यानी ये वो अर्निंग है जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। बिफोर का क्या मतलब है दोस्तों, बिफोर का मतलब ये है कि अभी इस अर्निंग में इंटरेस्ट भी देना है, बैंक को जो आपने लोन लिया ना उसका इंटरेस्ट भी देना और सरकार को टैक्स भी पे करना है। तो ये वो अर्निंग है जो बिफोर है। बिफोर का मतलब है अभी इस अर्निंग में इंटरेस्ट और टैक्स बाकी है, वो हमें पे करना है अभी। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका कितना आया 24 लैक्स। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे हमें दिया है इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए 15 लाख का आपने लोन लिया। डेब्ट का मतलब होता है बोरोविंग, जो आप उधार लेते हैं ना,
इस कंपनी ने 15 लाख रुपए बोरो किए, उधार किए, और 12% का इंटरेस्ट लगेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना आएगा। सो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या करेंगे, 15 लाख का लोन है और उसमें 12% का इंटरेस्ट रेट है। तो हम लोग 15 का 12% सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके आपको मिलेगा 1.8 लाख। तो जो 1.8 लैक्स आया ना, ये क्या है, ये है आपका इंटरेस्ट जो भी आपको पे करना है। सो अभी आपने जो सॉल्व किया EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर आप टैक्स माइनस कर देंगे, सॉरी इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे करेंगे, जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था उसमें से आप इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए। जब इंटरेस्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, EBT बचेगा, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। यानी ये वो अर्निंग है जिसमें भी सिर्फ टैक्स बचा है, इंटरेस्ट तो अभी आपने माइनस कर दिया यानी पे कर दिया। सो 24 लैक्स में से आप क्या करेंगे, 1.8 लाख को माइनस करेंगे। माइनस करके कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 22.2 लाख। तो ये वो अर्निंग है आपकी जिसमें अभी आपको टैक्स देना बचा है। तो इस अर्निंग में से भी अगर आपने टैक्स पे कर दिया ना, EBT का मतलब है दोस्तों अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी ये वो अर्निंग है जिसमें भी टैक्स देना बाकी है। जैसे ही आप इस अर्निंग में से टैक्स पे कर देंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि आपकी अर्निंग कितनी है टैक्स के बाद या प्रॉफिट कितना बचा टैक्स के बाद। तो अभी जो अर्निंग बिफोर टैक्स था उसमें सबको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स है यहाँ पे, 30% का टैक्स लगेगा। तो 22.2 लैक्स का आपको 30% सॉल्व करना है और वो आपको इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, तो 22.2 लैक्स का आपको टैक्स कितना लगेगा, 22.2 का आपको 30% सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्स हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा 6.66, यानी इतने रुपए आपको टैक्स के लिए पे करने हैं। तो आपके पास कितना बचेगा इन हैंड, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था 22.2, और उसमें से टैक्स आपने कितना पे किया 6.66। इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी दोस्तों 15.54 लैक्स। 15.54 क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस फॉर्मूले में हमें यही वैल्यू पुट करनी थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 15.54। सो हम क्या करेंगे, 15.54 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख। 15.54 को आप 1 लाख से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 15.54। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 15.54। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन दोस्तों हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ना तो कम से कम 2 मार्क्स का पक्का ये रहेगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स का पूरा ये क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गया। एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। कंपनी की सेल्स है 120 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 65%, फिक्स कॉस्ट है 18 लैक्स। डेप मतलब जो उसने बोरोइंग की है, कंपनी ने उधार लिया है, वो है 15 लैक्स जिसमें 12% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। टैक्स सरकार को जो है 30% देना पड़ रहा है और 1 लाख शेयर इस कंपनी के हैं। इसकी हेल्प से हमें बताना है अर्निंग पर शेयर। वैसे अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि शेयर कितने की अर्निंग कर रहा है, पर शेयर से कितनी अर्निंग हो रही है। तो इस डेटा के हिसाब से एक शेयर से कंपनी 15.54 रुपये अर्न कर रही है, यानी एक शेयर, शेयर को आप समझिए कोई पर्सन है, कोई आदमी है, ठीक है, वो कितने पैसे कमा रहा है, तो वो क्या होगा पर पर्सन की अर्निंग। सेम ऐसी अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर कितने पैसे कमा के दे रहा है कंपनी को। सो कितना है 15.54, यानी कंपनी एक शेयर से 15.54 रुपये अर्न कर रही है, वो होता है उसका अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे दी है, बस वैल्यूज ही आपको पुट करनी है और आपका आंसर इसमें आएगा। सो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया है 1 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको सॉल्व करना होगा। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हमें क्या करना है, पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। सेल्स का 65% है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आएगा 78 लैक्स। फिर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है 120 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 78, इसे माइनस करेंगे ये आएगा 42 लैक्स। फिर हमें सॉल्व करना है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना होगा। 42 लैक्स है और फिक्स कॉस्ट कितनी 18 है, इसको माइनस करेंगे ये आएगा 24 लैक्स। ये है आपका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
अब आपको चाहिए EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो जो भी आपने EBIT सॉल्व किया दोस्तों, इसमें से आपको इंटरेस्ट माइनस करना होगा। इंटरेस्ट कितना है आपका? 15 लाख पे 12% पे कर रहे हैं, तो 15 लाख का 12% सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.8 लैक्स। सो इंटरेस्ट कितना है? 1.8 लैक्स। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.8, ये आ जाएगा 22.2 लैक्स। ये जो वैल्यू आई इसको बोला जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से भी आप टैक्स माइनस कर दीजिए तो फाइनल जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर आप टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स है 30%, तो 22.2 का आप 30% सॉल्व करेंगे, वो आएगा आपका 6.6। तो इतना टैक्स है जो आपको सरकार को देना है। तो जो 22.2 था उसमें से 6.6 को माइनस करेंगे, ये फाइनली आएगा 15.54, यानी ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 15.54 हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मार्केट को देखेंगे। स्पॉट रेट दिया आपका 84। इंडिया का जो रेट है आपका रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना रिटर्न देती है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इंडिया में 7% है, ऐसे US में जो रेट है वो कितना है? 2% है। तो इसकी हेल्प से आपको बताना है कि फॉरवर्ड रेट क्या होगा 3 साल के बाद का। ठीक है, तो इस डेटा के हेल्प से आपको 3 साल के बाद का फॉरवर्ड रेट बताना है। सो फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला होता है, अभी का क्या स्पॉट रेट है इंटू 1 प्लस इंडिया का क्या रेट है, डोमेस्टिक रेट आप बोल सकते हैं, और फॉरेन का क्या रेट है, पावर n। n मतलब कितने साल के बाद का आपको फॉरवर्ड रेट चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 साल है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। स्पॉट रेट कितना दिया गया है? 84। इंडिया का रेट कितना है? 7%। तो 7% को आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.07। फॉरेन का रेट कितना है? वो है 2%, तो ये हो जाएगा 0.02। इसका पावर n कितना है यहाँ पे? 3। 84 इंटू 1.07, 1.02 का पावर 3। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इसको सॉल्व करना है और फाइनली आपको 96.95 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, 96.94। तो सी हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड रेट सॉल्व कर सकते हैं। फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि रेट क्या चल रहा है अभी, यानी स्पॉट रेट क्या है? डोमेस्टिक रेट 1 प्लस डोमेस्टिक रेट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरेन रेट का पावर n क्या हो जाएगा? कितने टाइम के बाद का आपको फॉरवर्ड रेट चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में 3 साल के बाद का चाहिए, सो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। और इंडिया का रेट कितना है? 7%, तो RD हो जाएगा ये डोमेस्टिक वाला, और फॉरेन के बदले RF यानी फॉरेन का रेट। बस वैल्यूज़ पुट करेंगे और सीरीज को सॉल्व करके 96.94 के आसपास आंसर आएगा। सो सी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बस ये आपको फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला याद करके जाना चाहिए। दोस्तों ABFM में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो एक रफ शीट में आप सारे फॉर्मूले एक बार लिख लेना और एग्ज़ाम टाइम पे मॉर्निंग में कर ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड पे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 60 लाख की। आपने कोई भी कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्ट किया है और आपका जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, वो कितना आया आपका? वो आया आपका 15 लैक्स। ठीक है, आपने 60 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है? वो है आपका 15 लाख। सो इसकी हेल्प से हमें बताना है ARR। ARR का फुल फॉर्म क्या होगा? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आपको रेट ऑफ रिटर्न इसका बताना है, या एवरेज रेट ऑफ अकाउंटिंग, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है कि आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट मतलब कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाय आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100% में आपका ARR आएगा।
तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, 15 लाख का। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितने की है, 60 लैक्स की इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा दोस्तों, 25%। तो इस केस में आपका ARR यानी अकाउंटिंग या एनुअलाइज या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, वो आ गया आपका 25%। सो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट 15 लैक्स दिया है। कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 साल का आपको प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ईयर दे सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट लिख सकते हैं कि पहले साल मान लीजिए 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 40 लाख का, तीसरे साल 50 लाख का, उससे अगले साल 20 लाख और 80 लाख। फिर आपको एवरेज प्रॉफिट खुद से सॉल्व करना होगा। तो क्या करेंगे आप, इस केस में एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जितने भी 5 साल हैं इनका टोटल प्रॉफिट आप ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 5 साल में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो सबको ऐड कर देंगे और उसको हम 5 साल से डिवाइड करेंगे। तो उससे हमें एवरेज प्रॉफिट खुद से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, या अगर सिर्फ आधे या 1 नंबर का होगा तो सीधे आपको दिया होगा। पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट करना चाहें तो एवरेज प्रॉफिट में आपको सारे 5 साल या 6 साल या 3 साल का आपको डेटा दिया है, आपको खुद से एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। तो जो डेटा दिया होगा उसको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना रहेगा। पर यहाँ पे तो सीधे वैल्यू दिया है तो सीधे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया कि ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता था, ऐसे भी बना सकते हैं। प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, सो 15/60 इंटू 100, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। है आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है। ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी कंपनी का कौन सा पॉइंट होता है, अगर इसे हम लोग आसान भाषा में समझे तो ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे कंपनी को ना प्रॉफिट है ना लॉस है। जैसे ही कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करती है उसके बाद से ये प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है। मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने बिजनेस में 10,000 रुपये खर्च किए हैं, तो जब तक वो सामान बेचेगा, सेल्स करेगा, जब तक 10,000 की कमाई नहीं होती तो उस पॉइंट को उसका ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कंपनी का डेटा दिया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है और 1 यूनिट को 250 रुपीज़ में कंपनी सेल करती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी जो भी प्रोडक्ट बना रही है 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 150 रुपीज़, फिक्स कॉस्ट है कितना 20 लैक्स। इस डेटा की हेल्प से हमें इनकी जो यूनिट्स है उनका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो पहला टर्म है यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, मार्केट में कितने का वो सेल हो रहा है। सो 1 यूनिट मार्केट में 250 रुपीज़ की सेल हो रही है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, यानी मार्केट में उस यूनिट या उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा जा रहा है। सेकेंड यहाँ पे है वेरिएबल कॉस्ट और थर्ड है हमारा फिक्स कॉस्ट। सो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो यूनिट्स के हिसाब से वेरी करेगा, फिक्स कॉस्ट मतलब वो सेम रहेगा। जैसे कि कंपनी ने मान लीजिए कोई फैक्ट्री को किराए पे लिया, उसका महीने का किराया मान लीजिए 1 लाख है। चाहे आप उस फैक्ट्री के अंदर सामान बनाएं या ना बनाएं, कुछ यूनिट्स बनाएं या फिर 0 यूनिट्स बनाएं, हर केस में आपको 1 लाख का ही खर्चा लगेगा, यानी 1 लाख का रेंट आपको। सो इस केस में आपको 1 लाख का रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ फैक्ट्री में सामान बनाएं या फिर ना बनाएं। इस कॉस्ट को बोला जाता है फिक्स कॉस्ट, जो यूनिट पे डिपेंड नहीं है। सेम ऐसी मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको आप सैलरी पे करते हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ कोई काम करे, कोई यूनिट प्रोड्यूस करे या कुछ भी ना काम करे, फिर भी आपको सैलरी पे करनी है, तो ये भी हो जाएगा फिक्स कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो यूनिट्स के हिसाब से वेरी करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब ज़्यादा यूनिट्स बनेंगी तो ज़्यादा मशीन चलेगी, ज़्यादा मशीन चलेगी तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। या वेजेस, वेजेस क्या है, जो डेली बेसिस पे आप रखते हैं, तो जब ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा आपको डेली बेसिस पे आपको कोई वर्कर्स चाहिए रहेंगे, वेज पे करना रहेगा, तो वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। सो यही डिफरेंस होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट जो हमेशा सेम रहती है, चाहे आप कुछ यूनिट्स बनाएं या ना बनाएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जैसे आपके रेंट,
वेरिएबल कॉस्ट जो ज़्यादा यूनिट बनाओगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, यानी जो वेरी करती है, जो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। फिक्स में वो कम ज़्यादा नहीं होगी, इसमें वो होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, चाहे आप कितना भी सामान बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कॉमन रहेगा, तो वो होता है उनका वेरिएबल कॉस्ट। तो सभी डेटा को हमने स्टडी किया, अब इसकी हेल्प से हमें बताना है कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट तो आपको दी गई है, कितना दिया गया, 20 लैक्स। तो फिक्स कॉस्ट के बदले हम लोग पुट कर देंगे 20 लैक्स। कॉन्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस में से आपको वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। सेलिंग प्राइस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट का, ये है आपका 250। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 150। सो 20 लैक्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, 250 माइनस 150 यानी कि 100 से। तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2000। तो 20,000 क्या हो गया हमारा यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जब ये कंपनी 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद 20,000 के बाद जो नेक्स्ट होगी एक भी यूनिट, उसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। इस यूनिट में तो उनका प्रॉफिट और लॉस जो है बराबर वाली स्टेट पे आएगा। यानी जब तक कंपनी 20,000 यूनिट्स बनाएगी बेचेगी, तब तक कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका अपना भी तो खर्चा हुआ पड़ा है ना। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया, किसी ने 10,000 रुपये खर्च करके दुकान खोली है, तो जब तक 10,000 की सेल नहीं होगी तब तक उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे ही 10,000 के बाद वो 1 रुपये की भी सेल करता है तो वो 1 रुपये उसका प्रॉफिट या कमाई माना जाएगा। सेम यही हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, मतलब कितनी यूनिट्स बेचे बनाए कि उसके बाद कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो इसको 20,000 यूनिट बनानी होगी, उसके बाद ही जाके कंपनी को कुछ प्रॉफिट यहाँ पे होगा। सो सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बस यहाँ पे पुट करना है। सो ब्रेक इवन पॉइंट का हमने फॉर्मूला देखा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 20 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी 250 माइनस 150 आ जाएगा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर कितना आएगा, 20,000। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेल्स है 100 लाख, कोई कंपनी है जिसने 100 लाख की सेल्स की है। वेरिएबल कॉस्ट है 60 लाख, 60 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट कितना है, 20 लैक्स। इसकी हेल्प से आपको बताना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो सेल्स तो हमें मालूम है कितने का उसने सामान बेचा है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी हमने समझा था, जैसे रेंट, चाहे आप सामान बनाओ ना बनाओ आपको रेंट देना ही है। सॉरी, देना ही है तो रेंट हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ज़्यादा सामान बनाओगे ज़्यादा मशीन चलेगी तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स कॉस्ट में है रेंट। तो इस वैल्यू के हिसाब से हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को सॉल्व करना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। एक और बात है, आपका ABFM में कई सारे फॉर्मूलेस आपको जो याद करने हैं, उसकी हेल्प से आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है, यहाँ लिख लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। सो पहले हमें कॉन्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना होगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था ना। कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितने में आप सेल कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसका डिफरेंस। सो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कितने का आप सेल्स कर रहे हैं माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सॉल्व करेंगे इसको, कितने का हम सेल कर रहे हैं, 100 लाख का, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60। तो 100 माइनस 60, 40 लाख आ गया हमारा कितना, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 40 लैक्स। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन में आप आसानी से पुट कर सकते हैं 40 लैक्स। अगला काम है हमें EBIT सॉल्व करना है। EBIT का मतलब क्या होता है, सो EBIT का फुल फॉर्म है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ऐसी अर्निंग जिसमें, बिफोर का मतलब है जिसमें अभी आपको इंटरेस्ट और टैक्स देना बाकी है, बचा हुआ है, ठीक है।
तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, कोई लोन का लोन लिया, उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया और भी सरकार को आपने टैक्स भी नहीं दिया, उससे पहले आपकी कितनी कमाई हुई है, वो होता है आपका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी आपकी कंट्रीब्यूशंस आती है उसमें से आपको फिक्स कॉस्ट को माइनस करना रहता है, तो उसकी हेल्प से आप EBIT को सॉल्व कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन अभी हमने कितना सॉल्व किया था, कंट्रीब्यूशन हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से 40 लाख सॉल्व किया था, तो यहाँ पुट करेंगे 40 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 20 लाख, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20 लाख। तो इस क्वेश्चन में आपका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा 20 लाख, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सो 40/20 ये कितना आ जाएगा 2/1, सो 2/1 सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका आंसर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों उसका 2:1। ठीक है, बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक दो फॉर्मूले याद करके जाने हैं, सिर्फ उन फॉर्मूलेज में आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तो आपने याद किया ही था, सेल्स कितने की है उसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है। सो सेल्स हमने 100 लाख की है और वेरिएबल कॉस्ट है 60 लाख, इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 लाख, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी हमारी कितनी 40 लाख। EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ऐसी अर्निंग, ऐसी कमाई जिसमें अभी आपको इंटरेस्ट भी देना है और टैक्स भी देना है। ठीक है, यानी ये जो हमने 20 लाख सॉल्व किया ना, अभी इस 20 लाख में आपको इंटरेस्ट, बैंक से आपने कुछ लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भी देना है और सरकार को टैक्स भी देना है, तो ये दो चीज़ें अभी बाकी है। ठीक है, उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इस 20 लाख में से कुछ पैसा टैक्स की तरफ जाएगा और कुछ पैसा आपका इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, उसके बाद जो बचेगा ना उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वैल्यूज आपको दी है जो कि आपका 40 लाख। EBIT मतलब जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आया उसमें से आपको फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है, तो EBIT का फॉर्मूला यह होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आपने कितना सॉल्व किया 40 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 20 लाख, इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 20, तो EBIT का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 20। इसे फाइनली सॉल्व करेंगे 40/20 2:1, तो सी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे आपका EBIT पहले से दिया है, यानी हमें EBIT हमें सॉल्व नहीं करना। EBIT का फुल फॉर्म हमने अभी देखा था ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपके EBIT का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो कि आपको पहले से दिया है 50 लाख। आगे इसमें क्या बोला है, इंटरेस्ट है इसमें आपका 10 लाख, यानी 10 लाख का इंटरेस्ट आपने, आपकी कंपनी ने जो लोन लिया ना बैंक से, उस पर वो जो इंटरेस्ट लगा है वो 10 लाख का इंटरेस्ट लगा है। ये इंटरेस्ट बैंक को आपको पे करना है, आपकी कंपनी को ये 10 लाख रुपए एज ए इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, सो इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। जो आपका EBIT ना, इसमें से इंटरेस्ट वाले पोर्शन को माइनस कर दो, इन दो वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है आपका, जो कि आपका 50 लाख, इसी EBIT में से आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब क्या है कि आपकी जो अर्निंग हुई है उसमें आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है, तो कितने का इंटरेस्ट था 50 लाख का है, तो EBIT में से हम इंटरेस्ट को माइनस करना होगा, 50 लाख माइनस 10 लाख का इंटरेस्ट, तो 50 डिवाइडेड बाय 40, ये सारी वैल्यूज लैक्स में ही है, 50/40 इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1.25। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ यहाँ पे दिया था
लेकिन किसी किसी केस में आपको, जैसे यहाँ पे आपने सॉल्व किया था ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स असेट के फॉर्मूले से, फिक्स कॉस्ट के फॉर्मूले से, तो कई बार आपको ये वैल्यूज सीधे ना भी दी जाए, शायद आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया और उस डेटा की हेल्प से आपको खुद से ईबीआईटी को सॉल्व भी करना पड़ सकता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। लेकिन इस थर्ड क्वेश्चन में हमें सीधे ही ईबीआईटी दिया है, लेकिन एग्जाम में कभी आपको नहीं भी दिया होगा तो आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख लेने दोस्तों और लिख के इसको याद करना है, ठीक है। एबीएफएम में आपको कुछ फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, उसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला हो गया ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। सारी वैल्यूज आपको दी है, बस आप वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनल आंसर कितना आएगा 1.25। नेक्स्ट देखेंगे, आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है जो कि कितना है 2। हमने सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंस लेवरेज जो हमने थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व किया, ये दो वैल्यू आपको दी है। इसकी हेल्प से आपको डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज, आपको कंबाइन लेवरेज सॉल्व करना है। देखिए ये तीनों आपको देखने में एक जैसा लगते होंगे, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, तो इसमें पहला और जो लास्ट है इसका मतलब सेम है। एल का मतलब है लेवरेज, जो आप बोरोविंग करते हैं ना उधार, उसको बोला जाता है लेवरेज। डिग्री, डी का मतलब है डिग्री, ये तो कॉमन है, डिग्री और लेवरेज तो तीनों में कॉमन है। ओ का मतलब है ऑपरेटिंग, एफ का मतलब है फाइनेंस, सी का मतलब है कंबाइन, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म करके ही दिया जाता है कई बार, सो हमें मालूम होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो DCL का फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंस लेवरेज। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया गया, जो दिया आपको 2। डिग्री ऑफ फाइनेंस लेवरेज कितना दिया 1.5। इनको आप सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा दोस्तों 3.0 यानी 3। सो बी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कितना आ गया आपका 3 यहाँ पे आ गया। तो देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपको कितना दिया है 2, डिग्री ऑफ फाइनेंस लेवरेज कितना दिया 1.5, इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के लिए क्या करते हैं, कंबाइन का मतलब है ऑपरेटिंग और फाइनेंस वाले को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था 2, डिग्री ऑफ फाइनेंस लेवरेज कितना था 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर यानी बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स पे करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचा ना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो है 180 करोड़। इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो है 1500 करोड़। इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना आया, मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पे आपको कितना रिटर्न मिला। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी आपने 1500 रुपये किसी बिजनेस में लगाए, 1500 करोड़ आपने लगाए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचा ना, नेट प्रॉफिट जो बचा वो कितना बचा 180 करोड़। तो इसमें आपको बताना है कि आपको कितना रिटर्न मिला, आपने जो पैसा लगाया उस पैसे में आपको कितना रिटर्न मिला, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल होता है आपका ROIC। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि कितना नेट प्रॉफिट मिला, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट मिला, डिवाइडेड बाय कितना पैसा लगा था, इन्वेस्ट कितना किया था, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय हमने कितना पैसा लगाया इनटू 100, तो उससे आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपने 100 यहाँ लगा दिया तो आंसर आपका परसेंट में आता है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आपको साफ साफ दी है, जो कितना दिया 180 करोड़। इन्वेस्टेड कैपिटल, आपने कितना पैसा लगाया, इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब होता है आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। किसी आदमी ने 10,000 से दुकान खोली तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, वो है 10,000, उस 10,000 को बोला जाएगा इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। ये जैसे एक एग्जांपल है, इसका इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं।
तो इन्वेस्टेड कैपिटल हो गया यहाँ पे कितना 1500 करोड़ इंटू 100 और परसेंट 180, ये जीरो यहाँ हो जाएगा कैंसिल। 180 को आप क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12%। 12% इसका आंसर होगा। तो रिटर्न कितना मिला इस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना मिला 12%। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यहाँ पे सॉल्व करने को बोला था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब है जो पैसा हमने लगाया उसमें हमें कितना रिटर्न मिला। सो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट मिला डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। तो टैक्स पे करने के बाद कितना पैसा मिला प्रॉफिट के लिए, वो मिला 180 करोड़, और हमने पैसा खुद कितना लगाया था 1500 करोड़ इंटू 100 यहाँ परसेंट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 12%। बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी को तो अच्छे से आप समझ गए होंगे दोस्तों। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ये आपकी वो अर्निंग है जिसमें अभी बिफोर का मतलब है ये चीजें बची है। क्या क्या बची है, आई का मतलब है इंटरेस्ट, टी का मतलब है टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अभी जो आपकी अर्निंग हुई है 300 करोड़ की जो अर्निंग यहाँ दिखा रहा है, इसमें अभी दो चीजें बची। क्या क्या बची है, एक तो आई बचा है यानी इंटरेस्ट, दूसरा टी बचा यानी कि टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है वो अर्निंग, आपकी वो कमाई जिसमें आप अभी बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे और सरकार को टैक्स पे करोगे, जो कितना है आपका 300 करोड़। इंटरेस्ट पोर्शन कितना है 60 करोड़, यानी 60 करोड़ का तो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें वो कितना है 60 करोड़। क्यों हमें पे करना है, शायद इस कंपनी ने कुछ लोन लिया होगा ना, कोई भी टर्म लोन हो सकता है, कोई भी लोन हो सकता है, उस लोन का इंटरेस्ट है 60 करोड़। सो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो सॉल्व करना है। इसका हमें क्या सॉल्व करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का सिंपल सा एक फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें जो है इंटरेस्ट आ जाएगा। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बताता है, ये बताता है कि पहले इसका मतलब समझते हैं आईसीआर क्या बताता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि कंपनी की एबिलिटी कितनी है, किस इसकी एबिलिटी, टू पे इट्स इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि कंपनी की एबिलिटी कितनी है टू पे इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, यानी कंपनी ने जो लोन लिया है उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट क्या उसकी ऑब्लिगेशन है ना, लोन उसका क्या है ऑब्लिगेशन है। तो इंटरेस्ट की लोन ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कंपनी की कितनी एबिलिटी है, और वो कहाँ से पे करेगा, कंपनी इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन से वो पैसे जो कमा रही है, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होगा उसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से वो क्या करेगी इंटरेस्ट पे करेगी। तो उसकी एबिलिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला है ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वैल्यू कितना दिया 300 करोड़, इंटरेस्ट कितना दिया गया 60, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5। तो सी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है अपने इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन, जो इंटरेस्ट पे करना उसको पे करने की कितनी एबिलिटी है फ्रॉम इट्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अपना जो प्रॉफिट बचता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां से इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी बताता है। तो फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। वैल्यूज आप पुट करेंगे और आंसर आपका इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये न्यूमेरिकल देखेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर, कोई कंपनी है जिसके एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, जो कि आपका 800। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है 180 करोड़। प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी पे कर रही है वो है 20 करोड़ का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपनी के पास 40 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो, इन डेटा की हेल्प से आपको बताना है प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है। तो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं 150, 180, 200 और 250। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है।
एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो 1 से 2 नंबर तक का एक क्वेश्चन या 1 से 1.5 नंबर तक का पूछा जा सकता है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझना होगा ये क्या होता है। शॉर्ट में कई बार आपके ऐसे भी लिखा होगा कैलकुलेट पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है कि कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर्स कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी हैं। मतलब अगर आपको 1 रुपए कमाने हैं तो उस 1 रुपए की कमाई के लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या वो 20 रुपए है, क्या वो 150 रुपए है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं क्या 150 रुपए खर्च करना चाहेंगे 1 रुपए के लिए, या 180 रुपीज़ खर्च करना चाहेंगे, या 200 या 250। यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो ये बताता है कि अर्निंग के लिए, यहाँ पे जो टर्म है अर्निंग, अर्निंग को कॉमन मानना है, अर्निंग को मानना है 1 रुपए, यानी 1 रुपए के लिए आप कितना प्राइस पे करना चाहोगे। तो कंपनी के कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स। जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो जो इन्वेस्टर्स है वो कितना पैसा प्राइस पर शेयर के लिए तैयार बैठे हैं ताकि उनको 1 रुपए का कमाई हो, 1 रुपए का अर्निंग हो, तो वो बताता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशो का एक फॉर्मूला होता है, वो उस फॉर्मूले को अगर आप वैल्यू पे पुट करोगे तो आपका आंसर इसमें आएगा। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, यानी मार्केट में अगर आप एक शेयर खरीदना चाहोगे सो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है शेयर का, ठीक है, एक शेयर का, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर कितना। अब अर्निंग पर शेयर पे भी कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो में भी आपको अर्निंग पर शेयर की जरूरत पड़ती है, वैसे भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्या बताता है, ये बताता है कि एक शेयर में आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, एक शेयर कितना अर्न करके दे रहा है वो बताता है आपका अर्निंग पर शेयर। शेयर को एक पर्सन मान के चलो तो एक पर्सन कितनी कमाई कर रहा है उस तरीके से होता है आपका अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर से आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। सो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के पे करने के बाद ना कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बस आपको वैल्यूज पुट करने की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 180 करोड़। प्रेफरेंस डिविडेंड यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको आपने डिविडेंड कितना पे किया 20 करोड़ का, और कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं 40 करोड़ शेयर होल्डर है, यानी 40 करोड़ शेयर्स है कंपनी के पास, इक्विटी शेयर्स कितने हैं 40 करोड़ है। ये वैल्यूज भी करोड़ में, ये भी करोड़ में, तो कैंसिल हो जाएगा, 180 माइनस 20 ये हो जाएगा 160 बाई 40, तो कैंसिल करके फाइनल आंसर कितना आएगा 4। तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, सो आपको बस वैल्यूज पुट करने और आपका आंसर आ जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, वो है आपका 800। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का अर्निंग पर शेयर कितना है आपका 4 आया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 200, तो 200 आ जाएगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो। सो यानी इन्वेस्टर्स 200 रुपए देने के लिए तैयार है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 200 का क्या मतलब है, इसका मतलब है इन्वेस्टर्स 200 रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार है 1 रुपए की अर्निंग के लिए। ठीक है, 1 रुपए अगर आपको कमाने हैं तो इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम 200 रुपए देने को तैयार है, तो वो बताता है आपका प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो अर्निंग पर शेयर आपने समझा कि ये बताता है कि एक शेयर ने कितनी अर्निंग करके दी है, एक शेयर से कितनी कमाई हुई है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स विलिंग है 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग है, वो होता है आपका प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, बस वैल्यूज आपको पुट करनी थी और आपका आंसर इसमें आ गया। सो प्राइस टू अर्निंग रेशो का फॉर्मूला था मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर यानी एक शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है। इस कंपनी का एक शेयर अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहीं से भी खरीदने जा रहे हो तो एक शेयर के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो मार्केट प्राइस है 800 रुपये, यानी 800 रुपये में मिल रहा है, तो ये वैल्यू आप पुट करोगे। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी ने टैक्स पे किया उसके बाद कितने का प्रॉफिट हुआ, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना जिनको डिविडेंड कंपनी दे रही है वो है 20 करोड़ का, जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ऊपर से उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 40 करोड़ शेयर होल्डर है उससे उसको डिवाइड करना होगा। सो 180 माइनस 20 होगा आपका 160, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी अर्निंग पर शेयर कितना है 4।
दोस्तों सिर्फ अर्निंग पर शेयर पे एक अकेला क्वेश्चन भी बन सकता है। बहुत बार सीधे ही अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेशन के लिए आंसर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर होता 4। पर यहाँ पे अर्निंग पर शेयर नहीं, हमसे पूछा प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो मार्केट प्राइस पर शेयर यानी एक शेयर का मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो 800 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू 2400। इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या है? कोई कंपनी है उसकी वैल्यू 2400, यानी मार्केट में अगर कंपनी को कोई टेक ओवर करना चाहे तो उसको 2400 देने पड़ेंगे, यानी उसकी अभी कितनी वैल्यू है। इंटरप्राइज वैल्यू यानी कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। उसके बाद आपको 4-5 डेटा दिया है और उसकी हेल्प से पूछा है कि कैलकुलेट ईवी डिवाइडेड बाय EBITDA। EBITDA का फुल फॉर्म क्या होता है? ईवी तो दोस्तों वही है जो आपने देखा, इंटरप्राइज वैल्यू। EBIT का क्या मतलब है? ठीक है, इंटरप्राइज वैल्यू आपको कितना दिया है? 2400। ये क्या वैल्यू होती है? ये वैल्यू का मतलब है कंपनी की मार्केट प्राइस इतनी है, मार्केट वैल्यू उसकी इतनी है। अगर इस कंपनी को आपको खरीदना है तो 2400 करोड़ लगेंगे, ये इसकी वैल्यू है। अब आता है EBITDA, इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। 4 चीज़ें इसमें, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अगला है टैक्स, तीसरा है डेप्रिसिएशन और चौथा आपका अमोर्टाइजेशन। ये 4 चीज़ आपको याद में रखनी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो चलिए, एंटरप्राइज वैल्यू कितना दिया है? 2400 करोड़। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जो अर्निंग है ना, इस अर्निंग में अभी इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बाकी है। सो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है, जो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिया ना, नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में से आपको एक एक करके माइनस करना होगा, चारों चीज़ों को माइनस करना होगा, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ये चारों चीज़ों को अगर आप माइनस करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो फाइनल में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको बोल सकते हैं आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है और आपको EBITA सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें इधर आ जाएंगी, आपकी फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट। ये जो चीज़ माइनस है इधर आके सब प्लस में हो जाएगी, प्लस में ITD और A। इसकी हेल्प से आपको मिलेगा EBITA, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट तो दोस्तों देखो 4 टर्म्स है इसमें से, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी कस्टमर ने या बैंक ने जो भी कंपनी ने बैंक से लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है बोरोइंग पे, वो होगा उसका इंटरेस्ट। सेकेंड है टैक्स, गवर्नमेंट को जो भी उसने कमाई की है तो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता है ना, इनकम टैक्स, वो हो गया उसका टैक्स। तीसरा डेप्रिसिएशन, जो भी उसकी मशीन्स है, जो वैल्यू है असेट, टाइम के साथ क्या होता है, जो टेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे आपके पास एक मोबाइल है जिसको आप टच कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद उस मोबाइल का वैल्यू डाउन हो जाएगा, तो जो वैल्यू कम हो जाती है चीज़ों के प्राइसेस वियर टीयर की वजह से प्राइसेस कम हो जाते हैं, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। लास्ट में आता है अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल चीज़ों में जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल चीज़ें जैसे आपकी गुडविल ये सब क्या इनटेंजिबल, उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होगी, उसको बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो यही 4 टर्म्स यहाँ पे दी गई है। सो इंटरेस्ट मतलब जो भी बैंक के लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, टैक्स मतलब सरकार को जब इनकम टैक्स देते हैं, डी मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो भी आपके टेंजिबल एसेट है ना, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे लगता है और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सा होता है? जिसको आप टच कर सको, जैसे आपका फ़ोन, आपकी गाड़ी, आपकी कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सको और टाइम के साथ उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उस कम होने को वियर टेयर की वजह से कम होने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लास्ट है अमोर्टाइजेशन, आपकी कुछ गुडविल है, आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, कम हो गई, तो उसको बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें दी हुई है, नेट प्रॉफिट हमें दिया है, इसकी हेल्प से हमें EBITDA को सॉल्व करना है। सो EBITD का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट, ये माइनस आना तो इधर की सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो नेट प्रॉफिट में ये सब आप ऐड कर देंगे, आपको मिलेगा EBITD, बस वैल्यू में पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया है कितना? 120, इंटरेस्ट है 25, टैक्स है 35 करोड़, डेप्रिसिएशन है 15 और आपका एमोर्टाइजेशन है 5। इन सबको बस हमें ऐड करना है और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। सो ऐड करके फाइनल कितना आएगा आंसर आपका? ये आएगा आपका
15 एंड 5 20 प्लस 35 प्लस 25 और 120, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 200। ठीक है, सो इंटरप्राइज वैल्यू कितनी थी, वो थी आपका 2400। उसको EBITTA जो आपने भी सॉल्व किया 200, उसको उससे डिवाइड करेंगे, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 यानी ए हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बस इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसमें सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस वैल्यूज को हमें पुट करना और आंसर हमारा आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछा था, ये कुछ डेटा दिया है, इसकी हेल्प से इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA सॉल्व करना है। इंटरप्राइज वैल्यू मतलब अगर कंपनी का टेक ओवर होगा तो कितने में वो बेचना चाहिए, उसका मार्केट वैल्यू कितना है। तो इंटरप्राइज वैल्यू है 2400, उसकी तो हमें सीधे ही वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। डिफिकल्टी आपको आएगी EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट का आपने फॉर्मूला देखा होगा। EBITA में से आप इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चारों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। इस केस में हमें ये चाहिए और नेट प्रॉफिट आपको दिया, तो EBITDA का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ये जो चीज़ माइनस है इधर आके सबके सब प्लस में आ जाएगी। ठीक है, प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में टैक्स, प्लस में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। तो नेट प्रॉफिट आपको दिया 120 और चारों के चारों वैल्यूज भी आपका एज इट इज दी है, सबको ऐड करेंगे ये आ जाएगा दोस्तों 200। सो EBITA की वैल्यू आप पुट करोगे 200, 24 को अगर आप 200 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 12। सो ए हो जाएगा दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू 6%, बीटा इज इक्वल टू 1.3, मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू 1.4। इस डेटा की हेल्प से आपको बताना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये जो 3-4 टर्म्स है, एक बार इन टर्म्स को समझेंगे दोस्तों। पहला तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर। अगर कोई भी पर्सन है शेयर होल्डर जिसने कंपनी के शेयर्स लिए हैं, उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। जब भी आप कहीं पे कस्टमर बैंक पे FD करता है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कोई कस्टमर अगर FD कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको 6.5 to 7% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है रिटर्न कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है शेयर होल्डर के द्वारा जब वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या है, रिस्क फ्री रेट का मतलब है दोस्तों आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, जो बिल्कुल ही रिस्क फ्री है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, टी बिल्स हो गए। ठीक है, या कुछ और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हो गए, तो उन बॉन्ड में कुछ भी रिस्क नहीं है, तो वहां पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो रिस्क फ्री रेट का मतलब होता है वो रिटर्न जो आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे मिलती है। ठीक है, रिस्क फ्री रेट का मतलब होता है जो रिटर्न आपको गवर्नमेंट बॉन्ड इन सब में जो रिटर्न मिलती है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट या रिस्क फ्री रेट, जो कि है 6%। सेकेंड आपका बीटा, बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा कॉफिशेंट। ठीक है, ये बताता है कि मार्केट में आपका स्टॉक कितना रिस्की है, हाउ रिस्की है स्टॉक। तो पूरे मार्केट के हिसाब से आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है वो कितना रिस्की है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बीटा फैक्टर से मिलती है कि जो शेयर्स या स्टॉक है वो कितना रिस्की है मार्केट में बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में, तो वो पता लगता है आपको बीटा फैक्टर, जो कि आपको दिया 1.3। लास्ट आपका मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न का क्या मतलब है, मार्केट रिटर्न का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में एवरेज रिटर्न कितना है, स्टॉक मार्केट में एवरेज रिटर्न कितना है। चलिए ये चारों टर्म्स का हमने मतलब समझा, अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बताता है, ये बताता है कि शेयर होल्डर जो भी इन्वेस्ट करने वाला है, शेयर होल्डर जो भी इन्वेस्ट करने वाला है शेयर मार्केट में कंपनी में, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, वो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिस्क फ्री रेट का मतलब होता है रिटर्न जो कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में मिलती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है वो होता है रिस्क फ्री रेट। बीटा ये आपका कॉफिशेंट होता है, बीटा कॉफिशेंट ये बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कितना रिस्की है ओवरऑल मार्केट, यानी जो स्टॉक मार्केट है पूरी मार्केट में आपकी स्टॉक मार्केट कितनी रिस्की है, ये पता चलता है बीटा फैक्टर। मार्केट रिटर्न का मतलब है एवरेज मार्केट से कितना रिटर्न मिल रहा है। सारी वैल्यूज हमें पता लगी, अब सिर्फ एक फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएगा।
सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको सॉल्व करनी है दोस्तों, तो फॉर्मूला आएगा रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा फैक्टर और मार्केट में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। बस वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिस्क फ्री रेट कितना है 6%, बीटा कितना दिया दोस्तों, बीटा दिया आपको 1.3, मार्केट कितना है, मार्केट का रेट रिटर्न कितना है 14%, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 6%। बस इन वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6% प्लस 1.3, 14 में से 6 को आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका 10.4% प्लस 6%, फाइनल आ जाएगा आपका 16.4%, ठीक है। सो सी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। बस फॉर्मूला आपको पुट करना, आपका आंसर इसमें आ गया। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। सारी वैल्यूज आपको दी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करने और आपका आंसर इसमें आएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका 16.4। रिस्क फ्री रेट क्या बताता है, ये बताता है जो आपके ट्रेजरी बिल्स है या गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। बीटा ये कोफिशिएंट फैक्टर होता है, ये बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट। मार्केट रिटर्न मतलब मार्केट में एक्सपेक्ट एक एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब आपने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, तो वही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइनल जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका है इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है 100 लैक्स, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, जो भी आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके दिया गया है कितना 140 लैक्स। कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई इसको शॉर्ट से बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी आपकी फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाली है उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करना होगा, फ्यूचर कैश फ्लो का आपको प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करना होगा, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया। इन रेशो को आप सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ से आ जाएगा। तो जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर कैश फ्लो है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है यहाँ पे 140 लैक्स, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, तो कितने का इन्वेस्ट किया है 100 लैक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1.4। तो इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना हो गया 1.4। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पहले से आप उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सॉल्व करके पता कर सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर 1 के बराबर है तो कोई आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो इसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है जब ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो आपको रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियोज है यहाँ पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपने सॉल्व किया किसी भी प्रोजेक्ट का, अगर वो वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कीजिए, 1 के बराबर है तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। अगर वैल्यू 1 से कम है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आया है 1.4, तो 1.4 बी आपका आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे लिखा होता है कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट तो हम क्या कर लेते हैं येस। कई बार ऑप्शन में 1.4 आपको दो दिए हो सकते थे, एक में होता था 1.4 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और उसमें नीचे दूसरा ऑप्शन में होता 1.4 रिजेक्ट, तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। 1.4 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट वाले को हमें टिक करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। प्रॉपर्टी इंडेक्स हम सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं होगा। तो फॉर्मूला है जो भी आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाली है, मतलब प्रोजेक्ट से फ्यूचर में आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, उसको भी प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे उसको डिवाइड कर दो। तो दोनों वैल्यूज़ आपको दी गई है, सीधे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 1.4। क्योंकि 1.4 आपका 1 से बड़ा है तो आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर 1 से कम आता, मान लीजिए 1.4 के बदले सिर्फ 0.4 आता, तो उस केस में आप रिजेक्ट कर देते। अगर 1 आता तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर। एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है 600 रुपये, यानी मार्केट में अगर आप एक शेयर को
खरीदेंगे बेचेंगे तो आपको 600 रुपये मिलेंगे, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर, कंपनी की जो बुक वैल्यू है, एक होता है ना बुक वैल्यू मतलब वो है कितने की एग्जैक्टली, आपने अपनी बुक में जो एंट्री की वो एग्जैक्टली कितने की है, लेकिन मार्केट में तो वो ज़्यादा का मिल रहा है ना, क्योंकि डिमांड बहुत है। तो बुक वैल्यू सिर्फ 150 की है, लेकिन रियलिटी में अगर मार्केट में आप खरीदने जा रहे हो तो वही शेयर आपको 600 का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा है, पर रियलिटी में उसकी बुक वैल्यू सिर्फ 150 रुपीज़ है। इसकी हेल्प से हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो वहाँ पे सॉल्व करना है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस कितने का है आपका शेयर, यानी मार्केट में कितने का मिल रहा है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बस वैल्यूज आप पुट करेंगे, आपका आंसर इसमें आएगा। मार्केट प्राइस कितने का है 600, बुक वैल्यू कितने का है 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 यानी सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो कभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी का मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस बुक वैल्यू, और अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू दोनों बराबर है। 1 से ज़्यादा है तो मतलब मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, और अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो मार्केट प्राइस कम है एज कम्पेयर टू बुक प्राइस, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। एक शेयर जो कंपनी का मार्केट में मिल रहा है वो मिल रहा है 600 रुपये का। बुक वैल्यू मतलब जो कंपनी की बुक्स में जो एंट्री है एक शेयर्स की जो वैल्यू है एक्सेक्ट वैल्यू वो 150 है। मार्केट में रेट ज़्यादा है इसलिए 600 का मिल रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है इसलिए 600 का मिल रहा है। इसकी हेल्प से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सॉल्व करना है। तो ये बोलता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो मार्केट प्राइस कितना है 600, बुक वैल्यू कितनी है 150, तो ये आ जाएगा आपका 4। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसका मतलब मार्केट प्राइस ज़्यादा है। तो ये सिंपल ऑप्शन ना देके इसके साथ ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, क्या मार्केट प्राइस ज़्यादा है बुक वैल्यू से। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है क्या मार्केट प्राइस इक्वल है बुक वैल्यू के, या तीसरा हो सकता है क्या मार्केट प्राइस लेस देन बुक वैल्यू, और लास्ट में हो सकता है कि क्या नन ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे करके 4 ऑप्शंस बना सकते हैं। इसके साथ ये जो आपने 4 सॉल्व किया इसके साथ ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इस केस में मार्केट प्राइस क्या है ज़्यादा है बुक वैल्यू से। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है 1 से ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका गॉटन ग्रोथ मॉडल के ऊपर। यहाँ पे D1 यानी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आपको दिया गया है जो कितना है 12 रुपीज़। के ई है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जी है आपका ग्रोथ रेट। इसकी हेल्प से आपको बताना है शेयर वैल्यू क्या होगा। तो शेयर वैल्यू आपको सॉल्व करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डिविडेंड कितना है नेक्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। इस वैल्यू में आपको बस इस फॉर्मूले में बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो डिविडेंड कितना है नेक्स्ट ईयर का 12 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%, ग्रोथ है 4%। 16 और 4 को आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 12%, 0.12। फाइनली इसे अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 100 रुपीज़, यानी शेयर का जो वैल्यू है वो कितना है 100 रुपीज़। बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस ग्रोथ मॉडल की हेल्प से आप आसानी से शेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। डिविडेंड आपको दिया है 12 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यहाँ पे आपका 16%, ग्रोथ रेट है कितना 4%। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनल जो आपको शेयर वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 100 रुपीज़। सो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेल्स इंक्रीज बाय 25%। एक कंपनी है जिसका सेल्स 25% बढ़ गया। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है पर शेयर से जो अर्निंग बढ़ी है वो 75% बढ़ गई है। सो कंबाइन लिवरेज आपको सॉल्व करना, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज। सो डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज का एक फॉर्मूला ये भी होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ा है 75%, सेल्स कितनी बढ़ी है 25%। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3:1। सो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कितना आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अर्निंग पर शेयर कितना है आपका
75%, तो यहाँ पे पुट करेंगे 75%। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स कितनी बढ़ी है 25%, तो उसको डिवाइड करेंगे 3:1 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टू हैंड्स का जो ऐप है वहाँ पे आपको JB CIB की सारी वीडियोस मिल जाती है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको भी जो है CDSRD कोड डाउनलोड करना है। माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे CDSRD कोड डालना है जो कि टू हैंड्स का कोड है। वहाँ पे आप टू हैंड्स की वीडियोस देख सकते हैं। CIB के फुल कोर्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इलेक्ट्री में आपको HRM जो सब्जेक्ट है उसके पूरे कोर्स की वीडियोस मिल जाएगी, जहाँ पे आपके फुल चैप्टर्स के वीडियोस प्लस चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज जो है मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।